आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पैडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा ये 6th लेक्चर रहेगा, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की। ठीक है, तो ये जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसको हम कहेंगे हिंदी में मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय या हम स्कूल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि साइकोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस, इवोल्यूशन, हिस्ट्री हम कह सकते हैं, किस तरह से साइकोलॉजी का प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, स्कोप ऑफ या ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी। ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। पिछली 2 वीडियोस आप साइकोलॉजी से रिलेटेड देख सकते हैं। ठीक है, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मैं बेस पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड वो मैं करवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आप लोगों को। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, यानी कि मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है वो कौन कौन से हैं और कहाँ से इसका इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इवोल्यूशन जब मैंने करवाया था, यानी कि साइकोलॉजी का प्रारंभ या हिस्ट्री, इतिहास जो मैंने करवाया था, उसमें मैं ये स्कूल्स की बात भी कर चुकी हूँ, लेकिन डिटेल में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका जो DSSB PRT का एग्जाम होगा उसमें जो है क्वेश्चंस इस तरह के देखे गए हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो 6 या 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, इनको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत सारे हैं, यानी कि जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज की इस वीडियो में जो है हम इस 7 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे, यानी कि ये जो 7 संप्रदाय हैं इनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और यहाँ पर मैंने इनको बिल्कुल सीक्वेंस में लगाया है। ठीक है, जिस तरह से साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो पहले कौन सा स्कूल आया, यानी कि पहला कौन सा संप्रदाय था, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सीक्वेंस में है। ठीक है, 1st से लेके 7th तक। पहले स्ट्रक्चरलिज्म आता है, उसके बाद फंक्शनलिज्म, उसके बाद साइको एनालिसिस, ठीक है, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये 7 स्कूल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा, साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपको सारी समझ आ जाएंगी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को जब आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनको 1 बाय 1। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की। तो पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद इसको हम हिंदी में कहेंगे। तो ये कौन सा स्कूल है, पहला, फर्स्ट साइकोलॉजिकल अप्रोच है। अब बात करते हैं कि भाई इसको क्या कहा गया, स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद क्यों कहा गया। एक बेस, एक फाउंडेशन का काम करता है। जब साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक ब्रांच के रूप में अध्ययन किया जाने लगा, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उसको जो है साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक तरीके से समझा जाने लगा। ठीक है, कि वो एक साइंस की ब्रांच है। इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस का जो अध्ययन किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा, साइंटिफिक तरीके से। तो यहाँ से एक तरह से उसकी शुरुआत होती है स्ट्रक्चरलिज्म से, संरचनावाद से। अब बात करते हैं कि भाई इसके जो फाउंडर थे स्ट्रक्चरलिज्म के या संरचनावाद के, वो कौन थे, फाउंडर कौन थे, विल्हम वुंड। विल्हम वुंड कौन से सन में की थी, 1879 में इन्होंने, ये जर्मन स्कॉलर थे। 1879 में इन्होंने जर्मनी के एक लिप्जिंग नामक जगह पर, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी फैक्ट्स में आप लोगों को करवा चुकी हूँ, लिप्जिंग नामक जगह पर इन्होंने पहला साइकोलॉजी का एक लैब बनाया, एक लेबोरेटरी बनाई, एक प्रयोगशाला बनाई। किसके लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि ह्यूमन बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस या माइंड का जो स्ट्रक्चर है उसको अध्ययन करने के लिए इन्होंने पहली साइकोलॉजी की एक प्रयोगशाला खोली। कहाँ पर खोली, जर्मनी के लिप्जिंग नामक जगह पर। ठीक है, लिप्जिंग नामक शहर में 1879 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो जो विल्हम वुंड है उनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए शुरुआत की थी। ओके, अब आता है एडवर्ड टिचनर। ये कौन थे, ये स्टूडेंट थे विल्हम वुंड के। इन्होंने भी बेसिकली इसी फील्ड में काम किया, यानी कि संरचनावाद पर इन्होंने भी काम किया है। अब इन दोनों का अहम रोल है। इन्होंने क्या काम किया, यानी कि उन्होंने किसकी बात की है स्ट्रक्चरलिज्म में, यानी कि संरचनावाद की जो बात करते हैं तो वो क्या है बेसिकली। तो इन्होंने माइंड का जो स्ट्रक्चर है उस पर उन्होंने काम किया कि जो मन की संरचना है
उसको किस तरह से समझा जा सकता है, उसको समझने पर बेसिकली इन्होंने काम किया है। तो इसके लिए उन्होंने एक मेथड यूज किया था। कौन सा मेथड था? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, पूछा जा सकता है कौन सी मेथड का प्रयोग किया? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है अंतर्दर्शन विधि, यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात इन्होंने की, यानी कि खुद को मतलब अपने आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर को समझने के लिए इन्होंने मेथड यूज किया वो कौन सा था? स्ट्रक्चरलिज्म। अब इसके बाद जो है इस फील्ड में, यानी कि जो संरचनावाद की हम बात कर रहे हैं, आगे जो है वुंड और टिचनर के अलावा एक और साइकोलॉजिस्ट है जिनका अहम रोल है, वो है स्टेनले हॉल। ठीक है, उनका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें? एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म में, यानी कि उन्होंने संरचनावाद को और आगे एक्सपेंड किया। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टेनले हॉल है उन्होंने एक साइकोलॉजी लेबोरेटरी खोली। कहा? साइकोलॉजी का एक लैब बनाया। कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाया? जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। और साथ ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई ये जो पहले प्रेसिडेंट थे किसके? एपीए। एपीए क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? स्टैनले हॉल। अगर मैं बात करूं वीमेन की, यानी कि औरत कौन थी या महिला कौन थी, जो एपीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? वो मैं ऑलरेडी आपको जो पहला कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी हमने किया था तो उसमें मैं आप लोगों को फैक्ट्स में बता चुकी हूं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एपीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि जो संरचनावाद है, इसमें जो विल्हेम वुंड, टिचनर या स्टैनले हॉल इन्होंने जो काम किया है, तो स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद कहता है कि जो मन का स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको तोड़कर समझना, यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका अध्ययन करने की बात इन्होंने की है कि जो स्ट्रक्चर है माइंड का उसको किस तरह से स्टडी किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का प्रयोग किया है। ठीक है, मन की संरचना को समझने पर इन्होंने फोकस किया है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात इन्होंने की है। इसके बाद है फंक्शनलिज्म। देखिए फंक्शनलिज्म को हम हिंदी में कहेंगे परकार्यवाद। ये कौन सा है? ये दूसरा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। किसके मतलब रिस्पॉन्स में ये इमर्ज हुआ, यानी कि किसके ऑपोजिशन में ये खड़ा हुआ? स्ट्रक्चरलिज्म। इनका मानना क्या था कि भाई जो संरचनावाद है, संरचनावादियों का मानना था कि माइंड के स्ट्रक्चर की बात उन्होंने की है, माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की बात उन्होंने की है। तो फंक्शनलिज्म यानी कि जो प्रकार्यवाद है वो ये कहता है कि स्ट्रक्चर की बजाय हमारा जो माइंड है बेसिकली वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसके फंक्शंस हैं, यानी कि वो काम किस तरह से करता है, उसकी क्रियाएं या कार्य क्या होंगे, उस चीज पर बेसिकली इन्होंने बात की है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर को समझने की बजाय उसके फंक्शंस पर फोकस किया जाना चाहिए कि वो काम किस तरह से करता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो जनक हैं वो कौन थे? विलियम जेम्स। 19वीं शताब्दी में ये इमर्ज हुआ था, यानी कि 19वीं शताब्दी में ये इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? डार्विन की जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, ठीक है, इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वहां से इसकी शुरुआत होती है। और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका अहम रोल है? तो जॉन डीवी का भी इसमें जो है हम मानते हैं कि उन्होंने भी इस फील्ड में काम किया है, फंक्शनलिज्म की फील्ड में। तो फंक्शनलिज्म में बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बात यही कही गई है कि भाई स्ट्रक्चर को समझने की बजाय जो हमारा माइंड काम करता है उस चीज पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो जो फंक्शनलिज्म है वो किस चीज पर इंफसाइज करता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, हाउ द माइंड अडेप्ट्स टू द इन्वायरमेंट, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो माइंड है वो इन्वायरमेंट में किस तरह से अडेप्ट करता है, हम चीजों के प्रति किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने फंक्शंस की बात की है, कार्यों की बात की है, बजाय कि स्ट्रक्चर को समझने की। इसके बाद जो थर्ड नंबर का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, यानी कि थर्ड नंबर का जो संप्रदाय है वो है साइको एनालिसिस। इसको हम हिंदी में कहेंगे मनोविश्लेषणवाद। देखिए मनोविश्लेषणवाद का नाम आते ही आपके दिमाग में किसका नाम आता है? हमने पर्सनालिटी का जो टॉपिक किया था तो उसमें भी हमने पढ़ा था। जैसे ही साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? सिगमंड फ्रॉइड का। तो इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट था वो कब हुआ था? 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हुआ था। इन्होंने क्या था? इसके फादर कौन थे? तो कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने किसके ऑपोजिशन में? फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के ऑपोजिशन में इस संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा स्ट्रक्चर और फंक्शन की बजाय उन्होंने किस बात पर फोकस किया है? इन्होंने फोकस किया है अनकॉन्शियस माइंड। इनका मानना था देखिए इन्होंने जो है माइंड की 3 स्टेट्स बताई हैं, कौन कौन सी? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ठीक है, तो इन्होंने कॉन्शियस माइंड जो है 1/9 भाग ही होता है। तो बेसिकली इन्होंने जो काम किया है वो अनकॉन्शियस माइंड पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। उनका मानना है कि हमारा जो बिहेवियर है उसको शेप देने में हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन मन है,
उसका अहम रोल है। तो देखिए जो फ्रॉइड थे उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर यानी कि जो हमारा बिहेवियर है वो किस तरह से चलाया जाता है, उसको कौन चलाता है। तो उनका मानना है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारी जो डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, यानी कि हमारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं जिनको बचपन में हम पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण हमारे अचेतन मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, द्वंद चलता रहता है, वो हमारे व्यवहार को शेप देता है, उनका अहम रोल होता है। तो बेसिकली इन्होंने किसकी बात की है, अनकॉन्शियस माइंड पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, इसके बाद है बिहेवियरिज्म। देखिए बिहेवियरिज्म यानी कि 4th नंबर का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। बेसिकली इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, व्यवहारवाद। वैसे अगर हम बात करें व्यवहारवाद की तो डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, जो लर्निंग की बेस थ्योरीज हैं। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहें बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में मैंने वहां चीजें एक्सप्लेन की हैं। इसकी जो शुरुआत थी किसके अगेंस्ट हुई थी, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की। इनका मानना था, यानी कि जो व्यवहारवादी हैं वो क्या कहते हैं कि जो फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म या साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद, इनके अगेंस्ट में इसकी शुरुआत हुई थी। इनका मानना है कि भाई स्ट्रक्चर या उसका कार्य को समझने की बजाय जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उस चीज पर फोकस किया जाना चाहिए, यानी कि जो दिखाई दे रहा है वही एक्चुअली उसी का अहम रोल है। यानी कि आप स्ट्रक्चर को समझ रहे हो या वो कार्य कैसे कर रहा है या अनकॉन्शियस माइंड की, तो इन चीजों को समझने की बजाय किस चीज पर फोकस किया, इन्होंने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात इन्होंने की है, यानी कि जो दिखाई दे रहा है उस चीज पर फोकस किया। बेसिकली इन्होंने इन्वायरमेंट की बात की है, यानी कि बच्चों को जिस तरह की इन्वायरमेंट में आप रखोगे वो उसी तरह से बन जाएंगे। तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं इन्होंने एक के तबुला रासा शब्द का प्रयोग किया है। तो उनका मानना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट की बात ही होता है, तो जिस तरह की इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो इन्वायरमेंट उसको शेप देता है, उसके व्यवहार को। ठीक है, तो इन्होंने किसकी बात की है, इन्वायरमेंट पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात इन्होंने की है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो बिहेवियरिज्म है ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके फादर कौन थे, फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर की अगर हम बात करें तो कौन थे, जॉन वॉटसन। ठीक है, तो इन्होंने किस चीज पर फोकस किया, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रादर देन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो देखिए जितने भी बिहेवियरिस्ट रहे हैं, चाहे वो E.L. थॉर्नडाइक है, इवेन पैब्लो है, B.F. स्किनर है, हल है, तो इन्होंने किस चीज पर फोकस किया है, बेसिकली इन्होंने कंडीशनिंग की बात की है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात इन्होंने की है, यानी कि कंडीशनिंग के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को शेप दी जा सकती है। जो कि आप लोगों ने जो थ्योरीज हमने पढ़ी है, लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं जो बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आती हैं, तो जिसमें कौन कौन सी आती हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, यानी कि प्रयास और त्रुटि विधि जो है, त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, उसमें किस तरह से वो अपनी बिल्ली को सिखाते हैं, या इवेन पैब्लो ने किस तरह से डॉग को ट्रेन किया है, या B.F. स्किनर जो है अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो है पिजन्स और रैट को किस तरह से क्रियाएं करना सिखाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली किस चीज का, कंडीशनिंग का प्रयोग किया है, किस तरह से ट्रेन किया है, कंडीशनिंग यूज किया है इन्होंने। ठीक है, तो कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इन चीजों पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। उसके लिए वो क्या करते हैं, कंडीशनिंग जब वो करवाते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात इन्होंने की है, यानी कि जैसे जो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें अगर वो अच्छा काम करता है तो रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर अदरवाइज उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कंडीशनिंग की बात इन्होंने की है। तो ये क्या मानते हैं कि जो हमारा व्यवहार है वो किस तरह से प्रिडिक्ट और कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुली यानी कि जो बाह्य उद्दीपक है उसका अहम रोल है, उसके द्वारा व्यवहार को प्रिडिक्ट और कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टिमुलस होता है, उसके प्रति किस तरह से वो रिस्पॉन्स करवाते हैं, किस तरह की कंडीशनिंग या अनुबंधन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बिहेवियरिज्म वाले किस चीज पर, कंडीशनिंग पर फोकस किया है, इन्वायरमेंट को इन्होंने अहम माना है। उनका मानना है कि भाई बच्चे की लाइफ में या उसके व्यवहार को शेप देने में इन्वायरमेंट का अहम रोल है, हेरिडिटी को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। ठीक है, बिहेवियरिज्म के बाद जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कुछ लोग इसको जेस्टाल्ट भी बोलते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हिंदी में भी हम गेस्टाल्ट शब्द ही यूज करते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहाँ से इमर्ज हुआ, यानी कि इस संप्रदाय की शुरुआत कहाँ से हुई, जर्मनी से हुई थी 20वीं शताब्दी के आसपास। इसके जो फाउंडर थे, फादर थे, वो कौन थे, मैक्स वर्दाइमर। इसके अलावा वुल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका का भी नाम इसमें आता है। इसके अलावा कुर्ट लेविन की बात भी हम यहाँ पर करते हैं।
ठीक है, उनका भी रोल है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। तो जो वर्ड है गेस्टाल्ट वो कौन सी भाषा का शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, शेप, फॉर्म या एज अ होल, यानी कि किसी चीज को संपूर्ण तौर पर देखना बजाय कि उसको टुकड़ों में बांटकर, उसको कंपोनेंट्स या पार्ट्स में देखने की बजाय किसी भी चीज को एज अ होल स्टडी करना। ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि भाई किसी भी चीज को कंपोनेंट्स या पार्ट्स में अध्ययन करने की बजाय किसी भी समस्या को एज अ होल देखना है, संपूर्ण तौर पर देखना है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली किसकी बात की है, इन्होंने इंसाइट की बात की है, अंतर्दृष्टि की बात की है। तो आप लोगों ने जो है इंसाइट लर्निंग की जो इंसाइट थ्योरी है जो कोहलर के द्वारा दी गई है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो किस तरह से अपने चिंपैंजीज को, ठीक है, कि बनाना ऊपर से निकालना, रूम में जो बनाना टांग दिए जाते हैं, किस तरह से वो उतारते हैं उससे, तो वो उन्होंने बेसिकली इंसाइट की बात की है, अंतर्दृष्टि की बात की है। ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो किस चीज को रिजेक्ट करती है, वो स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद में जो बेसिकली बात की गई है कि जो मन की संरचना को कंपोनेंट्स में बांटकर, टुकड़ों में तोड़कर अध्ययन करने की जो बात कही है, तो उसकी बजाय उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज को एज अ होल संपूर्ण तौर पर अध्ययन किया जाना चाहिए बजाय कि कंपोनेंट्स या पार्ट्स के। ये बात उन्होंने बेसिकली कही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसको हम हिंदी में, कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, ठीक है, इसको हिंदी में हम कहेंगे संज्ञानवाद। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1960 में हुई थी। इसके फाउंडर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है, एक तो है जॉर्ज मिलर, ठीक है, मतलब कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड में काम किया, जॉर्ज मिलर, इसके अलावा ब्रूनर, ठीक है, और इसके अलावा हम जीन प्याजे की बात करते हैं। तो प्याजे का तो अहम रोल है जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं। तो जॉर्ज मिलर, ब्रूनर और जीन प्याजे का नाम आता है। इन्होंने बेसिकली किसकी बात की है, किस चीज पर फोकस किया है, मेंटल प्रोसेसेस की बात की है। कौन से मेंटल, यानी कि हमारा जो संज्ञान है वो किस तरह से प्रक्रियाएं करता है, किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से चीजों को परसीव करता है, यानी कि परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, थिंकिंग, किस तरह से चीजों को सोचता है, उस चीज पर इन्होंने फोकस किया है। रादर देन इन्होंने किसको रिजेक्ट किया है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच को इन्होंने रिजेक्ट किया, यानी कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात जो बिहेवियरिस्ट करते हैं उसको उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया है। उनका मानना है कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बजाय किस चीज पर फोकस करना चाहिए, इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि हमारा जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो किस तरह से चीजों को देखती हैं, किस तरह से कार्य करती हैं, उस चीज पर इन्होंने फोकस किया है। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बाद हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की। ह्यूमनिस्टिक के लिए हम हिंदी में मानवतावाद, ठीक है, मानवतावाद शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, यानी कि इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की शुरुआत कब हुई, 20वीं शताब्दी के आसपास ये इमर्ज हुआ। किसके रिस्पॉन्स में हुआ, बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस, यानी कि ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो मानवतावादी थे, वो बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस के बिल्कुल अगेंस्ट थे। इसके जो फाउंडर हैं, यानी कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फाउंडर किसको माना जाता है, कार्ल रोजर को। ठीक है, इसके अलावा अब्राहम मैस्लो का भी अहम रोल रहा है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। अब्राहम मैस्लो को क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअल फादर, ठीक है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। ठीक है, किसको कहा जाता है, अब्राहम मैस्लो को। अगर फाउंडर की बात करें तो वो कौन है, कार्ल रोजर। ये दोनों ही साइकोलॉजिस्ट जो है बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। इनका मानना क्या है कि भाई व्यक्ति के अंदर खुद को डेवलप करने की इनहेरेंट कैपेसिटीज होती है, वो अपने आप को बेहतर बना सकता है। ठीक है, उसके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर, खुद के अंदर है। तो अब्राहम मैस्लो की अगर आप नीड थ्योरी पढ़ेंगे तो उन्होंने उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात भी की है। ठीक है, तो ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये किस चीज पर इंफसाइज करता है, किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और पर्सनल ग्रोथ, यानी कि व्यक्ति के जो आत्मपरक अनुभव है और उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है, यानी कि व्यक्ति खुद को अपने आप डेवलप कर सकता है, ऐसी उसके अंदर कैपेसिटीज होती हैं। ठीक है, तो इस चीज पर इन्होंने फोकस किया है। तो देखिए, ये था आज का हमारा टॉपिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इस टॉपिक के साथ आज की वीडियो को मैं क्लोज करती हूँ, यानी कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बेस तैयार करेगा। आगे साइकोलॉजी में जो भी आप पढ़ेंगे, सीडीपी वगैरह जो भी करेंगे, तो उसके लिए एक बेस का काम करेगा। ठीक है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DSSB PRT में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे
हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी या ये जो इवोल्यूशन की बात हमने की है या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये 3-4 जो वीडियोस साइकोलॉजी से रिलेटेड रही हैं, इनके से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और हो जाए कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों को समझ आया भी है कि नहीं। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या फीडबैक या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।